सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी अपनी प्रेरणा आज फिर से प्रेमचंद जी की एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि प्रेमचंद जी की लेखनी में वो जादू है जो हमारे चित्त को बरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है भाड़े का टट्टू। आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो नवयुवक हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे। एक का नाम यशवंत था, दूसरे का रमेश। यशवंत डील डोल का ऊंचा और बलिष्ठ था। उसके मुख पर संयम और अच्छे स्वास्थ्य की कांति झलकती थी। रमेश छोटे कद और इकहरे बदन का तेजहीन और दुर्बल युवक था। दोनों में किसी विषय पर बहस हो रही थी। यशवंत ने कहा, मैं आत्मा के आगे धन का कोई मोल नहीं समझता। रमेश बोला, बड़ी प्रसन्नता की बात है। यशवंत ने कहा, हाँ देख लेना, तुम ताना मार रहे हो, लेकिन मैं दिखला दूंगा कि धन को मैं कितना तुच्छ समझता हूँ। रमेश बोला, अवश्य दिखला देना, मैं तो धन को तुच्छ नहीं समझता। धन के लिए 15 वर्षों से पुस्तकें चाट रहा हूँ। धन के लिए माँ बाप भाई बंद सबसे अलग यहाँ पड़ा हूँ। न जाने अभी कितनी सलामियाँ देनी पड़ेंगी, कितनी खुशामद करनी पड़ेगी। क्या इसमें आत्मा का पतन न होगा? मैं तो इतने ऊंचे आदर्श का पालन नहीं कर सकता। यहाँ तो यदि किसी मुकदमे में अच्छी रिश्वत पा जाएं तो शायद छोड़ ना सकें। क्या तुम छोड़ दोगे? यशवंत ने कहा, मैं उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा और मुझे पूरा यकीन है तुम जितने नीचे बनते हो उतने हो नहीं। रमेश ने कहा, नहीं, मैं उससे कहीं नीच हूँ जितना कहता हूँ। यशवंत बोला, मुझे तो यकीन नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को हानि पहुंचा सकोगे। रमेश बोला, भाई, संसार में आदर्श का निर्वाह केवल सन्यासी ही कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ यदि तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाजी जीत सकूं तो तुम्हें जरूर गिरा दूंगा, और बुरा न मानो तो कह दूं, तुम भी मुझे जरूर गिरा दोगे। स्वार्थ का त्याग करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। यशवंत बोला, तो मैं कहूँगा तुम भाड़े के टट्टू हो। रमेश ने कहा, और मैं कहूँगा कि तुम काठ के उल्लू हो। यशवंत और रमेश साथ साथ स्कूल में दाखिल हुए और साथ ही साथ उपाधियां लेकर कॉलेज से निकले। यशवंत कुछ मंदबुद्धि था, पर अत्यंत परिश्रमी था। जिस कार्य को हाथ में लेता उससे चिपट जाता और उसे पूरा करके ही दम लेता। रमेश तेज था पर आलसी। घंटे भर भी जमकर बैठना उसके लिए असंभव था। एमए तक तो वह आगे रहा और यशवंत पीछे। परिश्रम बुद्धि बल से परास्त होता रहा, लेकिन सिविल सर्विस में पासा पलट गया। यशवंत सब धंधे छोड़कर पुस्तकों पर पिल पड़ा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, सर्कस, थिएटर, यार दोस्त, सबसे मुंह मोड़कर अपने एकांत कक्ष में जा बैठा। रमेश दोस्तों के साथ गपशप उड़ाता, क्रिकेट खेलता रहा। कभी कभी मनोरंजन के तौर पर पुस्तक देख लेता। कदाचित उसे विश्वास था कि अब की भी मेरी तेजी बाजी ले जाएगी। वह पराय जाकर यशवंत को दिक करता, मतलब परेशान करता। उसकी पुस्तक बंद कर देता, कहता, क्यों अपनी जान दे रहे हो? सिविल सर्विस कोई मुक्ति तो नहीं है जिसके लिए संसार से नाता तोड़ लिया जाए। यहाँ तक कि यशवंत उसे जाते देखता तो दरवाजा बंद कर लेता। अंततः परीक्षा का दिन आ पहुंचा। यशवंत ने सब कुछ याद किया, किंतु जब वह किसी प्रश्न का उत्तर सोचने लगता तो उसे प्रतीत होता मैंने जितना पढ़ा था सब भूल गया। वह बहुत घबराया हुआ था। रमेश पहले से कुछ सोचने का आदी नहीं था। सोचता, जब पर्चा सामने आएगा उस वक्त देखा जाएगा। वह आत्मविश्वास से भरा फिरता था। परीक्षा का फल निकला तो सुस्त कछुआ तेज खरगोश से बाजी मार ले गया था। अब रमेश की आंखें खुली, पर वह हताश नहीं हुआ। योग्य व्यक्ति के लिए कीर्ति और धन की कमी नहीं, यह उसका विश्वास था। उसने कानून की परीक्षा की तैयारी शुरू की और यद्यपि उसने बहुत अधिक परिश्रम नहीं किया, लेकिन अव्वल दर्जे में पास हुआ।
यशवंत ने उसको बधाई का तार भेजा। अब एक जिले का अफसर हो गया था यशवंत। 10 साल बीत गए। यशवंत दिल लगाकर काम करता था और उसके अफसर उससे बहुत खुश थे। पर अफसर जितने खुश थे, मातहत उतने ही अप्रसन्न रहते थे। वह स्वयं जितना परिश्रम करता था, मातहतों से भी, मतलब जो उसके नीचे काम करने वाले थे, उतना ही परिश्रम लेना चाहता था। स्वयं जितना बैलेंस था, मातहतों बेलोस था, मातहतों को भी उतना ही बेलोस बनाना चाहता था, मतलब परिश्रम में। ऐसे आदमी बड़े कारगुजार समझे जाते हैं। यशवंत की कारगुजारी का अफसरों पर सिक्का जमता जाता था। 5 वर्षों में ही वह जिले का जज बना दिया गया। रमेश इतना भाग्यशाली नहीं था। वह जिस अदालत में वकालत करने जाता वहीं असफल रहता। हाकिम को नियत समय पर आने में देर हो जाती तो खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी नहीं आता। कहता, अगर हाकिम वक्त की पाबंदी नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उनकी अदालत में खड़ा उनकी प्रतीक्षा करूं? बहस इतनी निर्भीकता से करता कि खुशामद की आदि हाकिम की निगाहों में उसकी निर्भीकता गुस्ताखी मालूम होती। सहनशीलता उसे छू भी नहीं गई थी। हाकिम हो या दूसरे पक्ष का वकील, जो उसके मुंह लगता उसकी खबर लेता था। यहाँ तक कि एक बार वह जिला जज से ही भिड़ बैठा। फल यह हुआ कि उसकी सनद छीन ली गई, किंतु मुवक्किलों के हृदय में उसका सम्मान ज्यों का त्यों रहा। जब उसने आगरा कॉलेज में शिक्षक का पद प्राप्त कर लिया, किंतु यहाँ भी तब उसने आगरा कॉलेज में शिक्षक का पद प्राप्त कर लिया, किंतु यहाँ भी दुर्भाग्य ने साथ नहीं छोड़ा। प्रिंसिपल से पहले ही दिन खटपट हो गई। प्रिंसिपल का सिद्धांत यह था कि विद्यार्थियों को राजनीति से अलग रहना चाहिए। वह अपने कॉलेज के किसी छात्र को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक नहीं होने देते। रमेश पहले ही दिन से इस आदेश का खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगा। उसका कहना था कि यदि किसी को राजनीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो विद्यार्थी को। यह भी उसकी शिक्षा का एक अंग है। अन्य देशों में छात्रों ने युगांतर उपस्थित कर दिया है, तो इस देश में क्यों उनकी जुबान बंद की जाती है? इसका फल ये हुआ कि वर्ष की समाप्ति से पहले ही रमेश को इस्तीफा देना पड़ा, किंतु विद्यार्थियों पर उसका दबाव तिल भर भी कम नहीं हुआ। इस तरह कुछ तो अपने मिजाज और कुछ हालातों ने रमेश को मार मार कर हाकिम बना दिया। पहले मुवक्किलों का पक्ष लेकर अदालत से लड़ा, फिर छात्रों का पक्ष लेकर प्रिंसिपल से रार मोल ली और अब जनता का पक्ष लेकर सरकार को चुनौती दी। वह स्वभाव से ही निर्भीक, आदर्शवादी, सत्यभक्त और आत्माभिमानी था। ऐसे व्यक्ति के लिए जनता का सेवक बनने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था? समाचार पत्रों में वर्तमान परिस्थिति पर उसके लेख निकलने लगे। उसकी आलोचनाएं इतनी स्पष्ट, इतनी व्यापक और इतनी मार्मिक होती थी कि शीघ्र ही उसका यश फैल गया। लोग मान गए कि इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ है। अधिकारी लोग उसके लेख पढ़कर तिलमिला उठते थे। उसका निशाना ठीक बैठता था कि उससे बच निकलना नामुमकिन था। अतिशयोक्तियां तो उसके सिरों पर से सनसनाती हुई निकल जाती थी। उसका वे दूर से तमाशा देख सकते थे। अभिज्ञताओं की वे उपेक्षा कर सकते थे। ये सब शस्त्र उनके पास पहुंचते ही नहीं थे, मार्ग में ही गिर पड़े थे। पर रमेश के निशाने सिरों पर बैठते और अधिकारियों में हलचल और हाहाकार मचा देते। देश की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक हो रही थी। यशवंत अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़ पढ़ कर कांप उठते थे। भय होता कहीं वह कानून के पंजे में ना आ जाए। बार बार उसे संयत रहने की हिदायत करते, बार बार मिन्नतें करते कि जरा अपनी कलम का पैनापन कम कर दो, जानबूझकर क्यों विषधर कानून के मुंह में उंगली डालते हो। लेकिन रमेश को नेतृत्व शक्ति का नशा चढ़ा हुआ था। वह इन पत्रों का जवाब तक नहीं देता था। 5वें साल यशवंत बदलकर आगरे का जिला जज हो गया। देश की राजनीतिक दशा चिंताजनक हो रही थी। खुफिया पुलिस ने एक तूफान खड़ा कर दिया था। उसकी कपोल कल्पित कथाएं सुन सुनकर हुक्मरानों की रूह फना हो रही थी। कहीं अखबारों का मुंह बंद कर दिया जाता था, कहीं जनता के नेताओं का। खुफिया पुलिस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुक्मरानों के कुछ इस तरह कान भरे कि उन्हें हर एक स्वतंत्र विचार रखने वाला आदमी खूनी और कातिल नजर आता था।
रमेश यह अंधेर देखकर चुप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। जो जो अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ती थी, त्यों त्यों उसका भी जोश बढ़ता था। रोज कहीं न कहीं व्याख्यान देता और उसके प्राय सभी व्याख्यान विद्रोहात्मक भावों से भरे रहते थे। स्पष्ट और खरी बातें कहना ही विद्रोह है। अगर किसी का राजनीतिक भाषण विद्रोहात्मक नहीं माना गया तो समझ लो उसने अपने आंतरिक भावों को गुप्त रखा है। उसके हृदय में जो कुछ है उसे जीवा पर लाने का साहस उसमें नहीं है। रमेश ने मनोभावों को गुप्त रखना सीखा ही नहीं था। वह सब कुछ सहने को तैयार बैठा था। अधिकारियों की आंखों में भी वही सबसे अधिक गड़ा हुआ था। एक दिन यशवंत ने रमेश को अपने यहाँ बुला भेजा। रमेश के जी में तो आया कि कह दे तुम्हें आते क्या लज्जा आती है, आखिर हो तो गुलाम ही। लेकिन फिर कुछ सोचकर कहला भेजा, कल शाम को आऊँगा। दूसरे दिन वही ठीक 6 बजे यशवंत के बंगले पर जा पहुँचा। उसने किसी से उसका जिक्र नहीं किया। कुछ तो ये ख्याल था कि लोग कहेंगे मैं अफसरों की खुशामद करता हूँ, और कुछ ये कि शायद इससे यशवंत को कोई हानि पहुँचे। वह यशवंत के बंगले पर पहुँचा तो चिराग जल चुके थे। यशवंत ने आकर उसे गले से लगा लिया। आधी रात तक दोनों मित्रों में खूब बातें होती रही। यशवंत ने इतने में नौकरी के जो अनुभव प्राप्त किए सबका खुलासा किया। रमेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यशवंत के राजनीतिक विचार कितने विषयों में उसके विचारों से भी अधिक स्वतंत्र हैं। उसका यह ख्याल बिल्कुल गलत निकला कि वह बिल्कुल बदल गया होगा, वफादारी के राग अलापता होगा। रमेश ने कहा, भले आदमी, जब इतने जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी, और कुछ ना सही अपनी आत्मा की रक्षा तो कर सकोगे। यशवंत ने कहा, मेरी चिंता पीछे करना, इस समय तुम अपनी चिंता करो। मैंने तुम्हें सावधान करने को बुलाया है। इस समय सरकार की नज़र में तुम बेतरह खटक रहे हो। मुझे डर है कि कहीं तुम गिरफ्तार ना हो जाओ। रमेश बोला, इसके लिए तो मैं तैयार बैठा हूँ। यशवंत बोला, आखिर आग में कूदने से लाभ ही क्या। रमेश बोला, हानि लाभ देखना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। यशवंत बोला, हठी तो तुम सदा के हो, किंतु स्थिति बहुत नाजुक है, संभले रहना ही अच्छा है। अगर मैं देखता कि जनता ने वास्तविक जागृति पैदा हो गई है तो तुमसे पहले मैं मैदान में आ जाता, पर जब देखता हूँ कि अपने ही मरे स्वर्ग देखना है तो आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोनों मित्रों ने देर तक बातें की। कॉलेज के दिन याद आए। सहपाठियों के कॉलेज की पुरानी स्मृतियाँ मनोरंजन और हास्य का अविरल स्रोत हुआ करती हैं। अध्यापकों पर आलोचनाएं हुई, कौन कौन साथी क्या कर रहा है इसकी चर्चा हुई। बिल्कुल यह मालूम होता था कि दोनों अब भी कॉलेज के छात्र हैं। गंभीरता नाम की भी नहीं थी। रात अधिक हो गई। भोजन करते करते 1 बज गया। यशवंत ने कहा, अब कहाँ जाओगे, यहीं सो रहो, और बातें हों, तुम तो कभी आते भी नहीं। रमेश तो रमते जोगी थे ही। खाना खाकर वह बात करते करते सो गए। नींद खुली तो 9 बज गए। सामने यशवंत खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी रात को आगरे में एक भयंकर डाका पड़ गया। रमेश 10 बजे घर पहुंचे तो देखा पुलिस ने उनका मकान घेर रखा है। इन्हें देखते ही एक अफसर ने वारंट दिखाया। तत्काल घर की तलाशी होने लगी। मालूम नहीं क्यों कर रमेश के मेज की दराज में एक पिस्तौल निकल आया। फिर क्या था, हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब किसे उनके डाके में शामिल होने से इनकार हो सकता था, और भी कितने ही आदमियों पर आफत आ गई। सभी प्रमुख नेता चुन लिए गए। मुकदमा चलने लगा। औरों की बात को ऊपर वाला जाने पर रमेश निरपराध था। इसका उसके पास ऐसा प्रबल प्रमाण था जिसकी सत्यता से किसी को इनकार न हो सकता था। पर क्या वह इस प्रमाण का उपयोग कर सकता था? रमेश ने सोचा, यशवंत खुद मेरे वकील द्वारा सफाई के गवाहों में अपना नाम लिखाने का प्रस्ताव करेगा। मुझे निर्दोष जानते हुए वह कभी मुझे जेल न जाने देगा। वह इतना हृदय शून्य नहीं है। लेकिन दिन गुजरते जाते थे और यशवंत की ओर से इस तरह का कोई प्रस्ताव न होता था, और रमेश खुद संकोचवश उसका नाम लिखाते हुए डरते थे। न जाने इसमें उसे क्या बाधा हो। अपनी रक्षा के लिए वह उसे मुसीबत में न डालना चाहते थे। यशवंत हृदय शून्य नहीं थे, भाव शून्य नहीं थे, लेकिन कर्म शून्य थे।
उन्हें अपने प्रिय मित्र को निर्दोष मारे जाते देखकर दुख होता था, कभी कभी रो पड़ते थे, पर इतना साहस न होता कि सफाई देकर उसे छुड़ा लें। न जाने हाकिमों को क्या ख्याल हो, कहीं यह न समझने लगे कि मैं भी षड्यंत्रकारियों से सहानुभूति रखता हूँ, मेरा भी उनके साथ कुछ संबंध है। यह मेरे भारतवासी होने का दंड है, जानकर विष निगलना पड़ रहा है। पुलिस ने अफसरों पर इतना आतंक जमा दिया कि चाहे मेरी गवाह से रमेश छूट भी जाए, खुल्लम खुल्ला मुझ पर विश्वास न किया जाए, पर दिलों से यह संदेश क्यों कर दूर होगा कि मैंने केवल एक स्वदेश बंधु को छुड़ाने के लिए झूठी गवाही दी, और बंधु भी कौन, जिस पर राज विद्रोह का अभियोग है। इसी सोच विचार में 1 माह बीत गया। उधर मजिस्ट्रेट ने यह मुकदमा यशवंत की ही अदालत में भेज दिया। डाके में कई हत्याएं हो गई थी और मजिस्ट्रेट को उतनी ही कड़ी सजाएं देने का अधिकार न था जितनी उसके विचार में दी जानी चाहिए थी। यशवंत अब दुविधा में पड़ा। उसने छुट्टी लेनी चाहिए, मंजूर नहीं हुई। सिविल सर्जन अंग्रेज था, इस वजह से उसकी मदद लेने की हिम्मत न पड़ी। बला सिर पर आ पड़ी थी और उससे बचने की युक्ति न सूझती थी। भाग्य की कुटिल क्रीड़ा देखिए, साथ खेले साथ पड़े हुए 2 मित्र एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। केवल एक कटघरे का अंतर था, पर एक की जान दूसरे की मुट्ठी में थी। दोनों की आंखें कभी चार न होती, दोनों सिर नीचा किए रहते थे। यद्यपि यशवंत न्याय के पद पर था और रमेश मुलजिम, लेकिन वास्तव में दशा इसके प्रतिकूल थी। यशवंत की आत्मा लज्जा, ग्लानि और मानसिक पीड़ा से तड़पती थी, और रमेश का मुख निर्दोषिता के प्रकाश से दीप्त रहता था। दोनों दोस्तों में कितना फर्क था। एक उदार था, दूसरा कितना स्वार्थी। रमेश चाहता तो भरी अदालत में उस रात की बात कह देता, लेकिन यशवंत जानता था रमेश फांसी से बचने के लिए भी उस प्रमाण का सहारा नहीं लेगा जिसे मैं गुप्त रखना चाहता हूँ। जब तक मुकदमे की पेशियां होती रही तब तक यशवंत को असहाय मर्म वेदना होती रही। उसकी आत्मा और स्वार्थ में नित्य समर होता रहता था, पर निर्णय के दिन तो उसकी वही हालत हो रही थी जो किसी खून के अपराधी की हो। अदालत में जाने की हिम्मत न पड़ती थी। वह 3 बजे कचहरी पहुंचा। मुलजिम अपना भाग्य निर्णय सुनने को तैयार खड़े थे। रमेश भी आज रोज से ज्यादा उदास था। उसके जीवन समर में वह मौका आ गया था जब उसका सिर तलवार की धार के नीचे होगा। अब तक भय सूक्ष्म रूप में था, आज उसने स्थूल रूप धारण कर लिया था। यशवंत ने अत्यंत दृढ़ स्वर में फैसला सुनाया। जब उसके मुख से ये शब्द निकले कि रमेश चंद्र को 7 वर्ष का कठोर कारावास, तो उसका गला रुंध गया। उसने तजवीज मेज पर रख दी। कुर्सी पर बैठकर पसीना पोंछने के बहाने आंखों से उमड़े हुए आंसुओं को पोंछा। इसके आगे तजवीज उससे न पढ़ी गई। रमेश सजा पूरी करने के बाद जेल से निकलकर पक्का क्रांतिकारी बन गया। जेल की अंधेरी कोठरी में दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वह दोनों के उपकार और सुधार के मंसूबे बांधा करता था। सोचता, आदमी क्यों पाप करता है? इसलिए ना कि दुनिया में इतनी विषमता है। कोई तो विशाल भवनों में रहता है और किसी को पेड़ की छां भी नहीं मिलती। कोई रेशम और रत्नों से मढ़ा हुआ वह वस्त्र धारण करता है तो किसी को फटा वस्त्र भी उपलब्ध नहीं। ऐसी न्याय विहीन दुनिया में अगर चोरी, हत्या और अधर्म है तो यह किसका दोष? वह एक ऐसी समिति खोलने का सपना देखा करता जिसका काम दुनिया से इस विषमता को मिटा देना हो। दुनिया सबके लिए है और उसमें सबको सुख भोगने का समान हक है। न डाका डाका है, न चोरी चोरी। धनी यदि अपना धन खुशी से नहीं बांट देता तो उसकी मर्जी के खिलाफ बांट लेने में क्या पाप? धनी उसे पाप कहता है तो कहे, उसका बनाया हुआ कानून दंड देना चाहता है तो दो। हमारी अदालत भी अलग होगी। उसके सामने वे सभी मनुष्य अपराधी होंगे जिसके पास आवश्यकता से अधिक सुख भोग की सामग्रियां हैं। हम भी इन्हें दंड देंगे, हम भी उनसे कड़ी मेहनत लेंगे। जेल से निकलते ही उसने इस सामाजिक क्रांति की घोषणा कर दी। गुप्त सभाएं बनने लगी, शस्त्र जाम किए जाने लगे और थोड़े ही दिनों में डाकों का बाजार गर्म हो गया।
पुलिस ने उसका पता लगाना शुरू कर दिया। उधर क्रांतिकारियों ने पुलिस पर भी हाथ साफ करना शुरू कर दिया। उनकी ताकत दिन दिन बढ़ने लगी। प्रत्येक कार्य इतनी चतुराई से होता था कि किसी को अपराधी का कुछ सुराग न मिलता। रमेश कहीं गरीबों के लिए दवा खाना खोलता, कहीं बैंक। डाके के रुपयों से उसने इलाके खरीदना प्रारंभ किया। जहां कोई इलाका नीलाम होता वह उसे खरीद लेता। थोड़े ही दिनों में उसके पास एक बड़ी संपत्ति हो गई। इसका लाभ गरीबों के उपकार में व्यय होता था। तुर्रा यह भी सभी जानते थे यह रमेश की करामात है, पर किसी को मुंह खोलने का साहस न होता था। सभ्य समाज की दृष्टि में रमेश से अधिक घृणित और कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं था। लोग उसका नाम सुन कानों पर हाथ रख लेते थे। शायद उसे प्यासों मरता देखकर कोई एक बूंद पानी भी उसके मुंह में न डालता, लेकिन किसी की मजाल न थी कि उस पर आरोप लगा सके। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। सरकार ने डाकुओं का पता लगाने के लिए बड़े बड़े इनाम रखे। यूरोप से गुप्त पुलिस के सिद्धहस्त आदमियों को बुलाकर इस काम पर नियुक्त किया, लेकिन गजब के डकैत थे जिनके कारनामों के आगे किसी की कुछ न चलती थी। किंतु रमेश स्वयं अपने सिद्धांतों का पालन न कर सका। जो जो दिन गुजरते थे उसे अनुभव होता था कि मेरे अनुयायियों में असंतोष बढ़ता जाता है। उसमें भी जो अधिक चतुर और साहसी थे वे दूसरों पर रोब जमाते और लूट के माल में बराबर हिस्सा नहीं देते थे। यहाँ तक कि रमेश से कुछ लोग जलने लगे। वह राजसी ठाठ से रहता था। लोग कहते उसे हमारी कमाई को यूं उड़ाने का क्या हक है। परिणाम यह हुआ कि आपस में फूट पड़ गई। रात का समय था, काली घटा छाई हुई थी। आज डाक गाड़ी में डाका पड़ने वाला था। प्रोग्राम पहले से तैयार कर लिया गया था। 5 साहसी युवक इस कार्य के लिए चुने गए थे। सहसा एक युवक ने खड़े होकर कहा, आप बार बार मुझको ही क्यों चुनते हैं? हिस्सा लेने वाले तो सभी हैं, मैं ही क्यों बार बार अपनी जान जोखिम में डालूं? रमेश ने दृढ़ता से कहा, इसका फैसला करना मेरा काम है कि कौन कहाँ भेजा जाए। तुम्हारा काम केवल मेरे आदेश का पालन है। युवक बोला, अगर मुझसे काम अधिक लिया जाता है तो हिस्सा क्यों नहीं अधिक दिया जाता? रमेश ने उसकी चढ़ी त्योरियां देखी और चुपके से पिस्तौल हाथ में लेकर बोले, इसका फैसला वहां से लौटने के बाद होगा। युवक बोला, मैं जाने से पहले इसका फैसला करना चाहता हूँ। रमेश ने इसका उत्तर नहीं दिया। वह पिस्तौल से उसका काम तमाम कर देना ही चाहते थे कि युवक खिड़की से नीचे कूद पड़ा और भागा। कूदने फांदने में उसकी मिसाल न थी। चलती रेलगाड़ी से फांद पड़ना उसके बाएं हाथ का खेल था। वह वहां से सीधा गुप्त पुलिस के प्रधान के पास पहुंचा। यशवंत ने भी पेंशन लेकर वकालत शुरू की थी। न्याय विभाग की सभी लोगों से उसकी मित्रता थी। उनकी वकालत बहुत जल्द चमक उठी। यशवंत के पास लाखों रुपए थे, उन्हें पेंशन भी बहुत मिलती थी। वह चाहते तो घर बैठे आनंद से अपनी आयु के शेष दिन काट देते। देश और जाति की कुछ सेवा करना भी उनके लिए कठिन नहीं था। ऐसे ही पुरुषों से निस्वार्थ सेवा की आशा की जा सकती है। यह यशवंत ने अपनी सारी आयु रुपए कमाने में गुजारी थी, और वह अब कोई ऐसा काम न कर सकते थे जिसका फल रुपयों की सूरत में न मिले। यूं तो सारा सभ्य समाज रमेश से घृणा करता था, लेकिन यशवंत सबसे बढ़ा हुआ था। कहता, अगर कभी रमेश पर मुकदमा चलेगा तो मैं बिना फीस लिए सरकार की तरफ से पैरवी करूंगा। खुल्लम खुल्ला रमेश पर छींटे उड़ाया करता। यह इंसान नहीं, शैतान है, राक्षस है। ऐसे आदमी का तो मुंह न देखना चाहिए। उफ, इसके हाथों कितने भले घरों का सर्वनाश हो गया। कितने भले लोगों के प्राण चले गए। कितनी औरतें विधवा हो गई। कितने बालक अनाथ हो गए। आदमी नहीं, राक्षस है। मेरा बस चले तो इसे गोली मार दूं, जिंदा चुनवा दूं। सारे शहर में शोर मचा हुआ था। रमेश बाबू पकड़े गए। बात सत्य थी। रमेश आसानी से पकड़ा गया था। उसी युवक ने जो रमेश के सामने कूदकर भागा था, पुलिस के प्रधान से सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दिया था। अपहरण और हत्या का कैसा रोमांचकारी, कैसा पैशाचिक, कैसा पापपूर्ण वृतांत था। भद्र समुदाय बंगले बजाता था। सेठों के घरों में भी घी के चिराग जलते थे। उसके सिर पर एक नंगी तलवार लटकती रहती थी। आज वह हट गई। अब वह मीठी निद्रा ले सकते थे।
अखबारों में रमेश के समाचार छपने लगे। वे बातें जो अब तक मारे भय के किसी की जबान पर न आती थी अब अखबारों में निकलने लगी। उन्हें पढ़कर पता चला था कि रमेश ने कितना अंधेर मचा रखा था। कितने ही राजे और रईस उसे माहवार टैक्स दिया करते थे। उसका संदेश पहुंचता, फलां तारीख को इतने रुपए भेज दो, और फिर किसकी मजाल थी उसका आदेश टाल सके। वह जनता के लाभ के लिए जो काम करता उसके लिए भी अमीरों से चंदे लिए थे। कितनी रकम चाहिए यह निर्णय करना रमेश का काम था। अमीर को बिना कान पूंछ हिलाए वह रकम देनी पड़ती थी। लेकिन भद्र समुदाय जितना ही खुश था जनता उतनी ही दुखी थी। अब कौन पुलिस वालों के अत्याचार से उसकी हिफाजत करेगा? कौन सेठों के जुल्म से उन्हें बचाएगा? कौन उनके लड़कों के लिए कला कौशल के स्कूल खोलेगा? वे अब किसके बल पर कूदेंगे? वे अब अनाथ थे, वही उनका अवलंब था। अब वे किसका मुंह ताकेंगे? किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे? पुलिस शहादतें जमा कर रही थी। सरकारी वकील जोरों से मुकदमा चलाने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन रमेश की तरफ से कोई वकील न खड़ा होता था। जिले भर में एक ही व्यक्ति था जो उसे कानून के पंजे से छुड़ा सकता था। वह था यशवंत। लेकिन यशवंत जिसके नाम से कानों पर उंगली रखता था, क्या उसी की वकालत करने को खड़ा होगा? नामुमकिन। रात के 9 बजे थे। यशवंत के कमरे में एक स्त्री प्रविष्ट हुई। यशवंत अखबार पढ़ रहा था। बोला, क्या चाहती हो? स्त्री बोली, अपने पति के लिए एक वकील। यशवंत, तुम्हारा पति कौन है? स्त्री, वही जो आपके साथ पढ़ता था और जिस पर डाके का झूठा अभियोग चलाया जाने वाला है। यशवंत ने चौंक कर पूछा, तुम रमेश की पत्नी हो? स्त्री, हाँ। यशवंत बोला, मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता। स्त्री बोली, आपको अधिकार है। आप अपने जिले के आदमी हैं और मेरे पति के दोस्त रह चुके हैं, इसलिए सोचा था क्यों बाहर वाले को बुलाऊं, मगर अब इलाहाबाद या कलकत्ते से ही किसी को बुलाऊंगी। यशवंत, मेरी फीस दे सकोगी? स्त्री ने अभिमान के साथ कहा, बड़े से बड़े वकील की फीस क्या होती है? यशवंत बोला, 3000 रुपये रोज। स्त्री बोली, बस आप इस मुकदमे को ले लें तो आपको 3000 रुपये रोज दूंगी। यशवंत ने कहा, 3000 रुपये रोज? स्त्री, हाँ, और अगर आपने उन्हें छुड़ा लिया तो 50,000 रुपये अलग से आपको इनाम के रूप में और दूंगी। यशवंत को लालच हो आया। अगर मुकदमा 2 महीने भी चला तो कम से कम 1 लाख रुपए सीधे हो जाएंगे। पुरस्कार ऊपर से पूरे 2 लाख की गोटी है। इतना धन तो जिंदगी भर जमा न कर पाए थे, मगर दुनिया क्या कहेगी? अपनी आत्मा भी तो नहीं गवाही देती। ऐसे आदमी को कानून के पंजे से बचाना अनेक लोगों की हत्या करना है। लेकिन गोटी 2 लाख की है। कुछ रमेश के फंस जाने से इस जत्थे का अंत तो हुआ नहीं जाता। इसके चेले चापड़ तो रहेंगे ही। शायद वे अपने और भी अधिक उपद्रव मचाएं। फिर मैं 2 लाख की गोटी क्यों जाने दूं? लेकिन मुझे कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। ना सही, जिसका जी चाहे खुश हो, जिसका चाहे नाराज। ये 2 लाख नहीं छोड़े जाते। कुछ मैं किसी का गला तो दबाता नहीं, चोरी तो करता नहीं। अपराधियों का बचाव करना तो मेरा काम ही है। सहसा स्त्री ने पूछा, आप जवाब देते हैं? यशवंत बोला, मैं कल जवाब दूंगा, जरा सोच लूं। स्त्री बोली, नहीं, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। अगर आपको कुछ उलझन हो तो साफ साफ कह दीजिए, मैं और प्रबंध करूं। यशवंत को और विचार करने का अवसर न मिला। शीघ्रता से किया निर्णय स्वार्थ की ही ओर झुकता है, यहाँ आने की संभावना नहीं रहती। यशवंत, आप कुछ रुपए पेशगी के दे सकती हैं? स्त्री, रुपयों की मुझसे बार बार चर्चा न कीजिए। उसकी जान के सामने रुपए की क्या कीमत? आप जितनी रकम चाहें मुझसे ले लें। आप चाहें उन्हें छुड़ा न सकें, लेकिन सरकार के दांत खट्टे अवश्य कर दें। यशवंत, खैर मैं ही वकील हो जाऊंगा, कुछ पुरानी दोस्ती का निर्वाह भी तो करना चाहिए। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सैकड़ों सबूत पेश किए। मुखबिर ने तो पूरी गाथा ही सुना दी, लेकिन यशवंत ने कुछ ऐसी दलीलें की, सबूतों को कुछ इस तरह झूठा सिद्ध किया और मुखबिर की कुछ ऐसी खबर ली कि रमेश बेदाग छूट गए। उन पर कोई अपराध सिद्ध न हो सका। यशवंत जैसे संयत और विचारशील वकील का उनके पक्ष में खड़े हो जाना ही इसका प्रमाण था कि सरकार ने गलती की। संध्या का समय था।
रमेश के द्वार पर शामियाना तना हुआ था। गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। दोस्तों की दावत हो रही थी। यह रमेश के छूटने का उत्सव था। यशवंत को चारों ओर से धन्यवाद मिल रहे थे। रमेश को बधाइयाँ दी जा रही थी। यशवंत बार बार रमेश से बोलना चाहता था, लेकिन रमेश उनकी ओर से मुंह फेर लेते थे। अब तक उन दोनों में एक बात भी नहीं हुई थी। आखिर यशवंत ने एक बार झुंझला कर कहा, तुम तो मुझसे इस तरह ऐंठे हुए हो मानो मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई की है। रमेश बोला, और आप क्या समझते हैं कि मेरे साथ भलाई की है? पहले आपने मेरे इस लोक का सर्वनाश किया, अब की बार परलोक का किया। पहले न्याय किया होता तो मेरी जिंदगी सुधर जाती, और अब जेल जाने देते तो आकबत बन जाती। यशवंत, ये तो कहोगे कि इस मामले में कितने साहस से काम लेना पड़ा। रमेश, आपने साहस से काम नहीं लिया, स्वार्थ से काम लिया। आप अपने स्वार्थ के भक्त हैं। मैं तो आपको भाड़े का टट्टू समझता हूँ। मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया, लेकिन उसे आपके जीवन से बदलने को किस स्थिति में तैयार हूँ। नहीं, आप मुझसे धन्यवाद की आशा न रखें। तो ये थी कहानी, आप लोगों ने सुनी, और आप लोग ये विचार करके मुझे बताइए कि असल में भाड़े का टट्टू यशवंत ने रमेश को बोला था, और वास्तव में भाड़े के टट्टू की तरह किसने काम किया, और किसको आप ज़िंदगी में सही मानते हैं और किसको गलत। धन्यवाद, मिलते हैं नई कहानी के साथ।